चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं कि अगर कोई इंसान हेल्दी है तो उसकी डेफिनेशन क्या है ना। तो कोई इंसान अगर हेल्दी है तो वो फिजिकली अच्छा होना चाहिए, मेंटली अच्छा होना चाहिए और सोशली वो अच्छा होना चाहिए। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, नेक्स्ट है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। एनसीईआरटी में लिखा, याद कर लेंगे। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, अब अपनी बारी है आगे बढ़ने की। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस। नाम से ही पता लग रहा है इन्फेक्शियस मतलब क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। मान लो इस इंसान को यहां पे कोई बीमारी है तो उसके कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा इंसान आया, उसको वो फैल जाएगी। नॉन इन्फेक्शियस मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को वो ट्रांसमिट नहीं होती, फैलती नहीं है। ठीक है, एक हम डेफिनेशन करेंगे पैथोजन की कि पैथोजन क्या होता है, कि वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैला रहा है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया बीमारी फैला रहा है वो भी पैथोजन हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है। जो फंजाई बीमारी फैला रही है वो पैथोजन है। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें। ठीक है, अब हम करेंगे डिजीज, जो अपनी एनसीईआरटी में डिजीज दी हुई है वो हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्प करके बिल्कुल चार्ट निकाल दिया है कि कौन सी कैसे कैसे दी हुई है। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी में कैसे दी हुई है? बैक्टीरियल डिजीज दी हुई है, वायरल डिजीज दी हुई है, प्रोटोजोन वाली और फंजाई वाली और हेलमिंथिक वाली। हेलमिंथ कौन से, अपने समझ गए ना आप, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, वो वाली। ठीक है, उनमें से रिलेटेड। ठीक है, तो बैक्टीरिया की कौन सी है? टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, निमोनिया। टाइफाइड और निमोनिया के बारे में थोड़ा डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो पढ़ेंगे हम। प्लेग, डिप्थीरिया, डिसेंट्री के बारे में कोई डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। वायरल में कॉमन कोल्ड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिटेल में। एड्स है, एनसीईआरटी में अच्छा खासा डिटेल में दिया हुआ है। प्रोटोजोन में मलेरिया, अमीबियासिस, मलेरिया भी डिटेल में है, अमीबियासिस भी एनसीईआरटी में डिटेल में है। फंजाई में रिंगवर्म्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिटेल में। हेलमिंथिक में एस्कैरियासिस, फिलारियासिस, दोनों ही एनसीईआरटी में दी हुई हैं डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपनी बारी बारी से डिजीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइफाइड की, बात करेंगे, है ना। देखो ये बातें तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी फंगस से होती है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम टाइफाइड की कर रहे हैं। तो टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी। नाम में यार टाइफी मतलब टाइफाइड। ठीक है, अब यहां पे याद करने लायक बातें मैं आपको बताऊंगा ना, बिल्कुल जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो टाइफाइड में कहां पे अटैक होता है, बैक्टीरिया कहां से एंटर करता है, कहां पे अटैक करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहां आएगी आगे मैं बताऊंगा। तो टाइफाइड में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना है। पैथोजन एंटर दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके सिम्टम सबको पता है। किसी को टाइफाइड यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मोती झारा, है ना। टाइफाइड किसी को होता है तो बुखार होता है, कमजोरी होती है, पेट में दर्द होता है। देखो जाहिर सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक हुआ है तो पेट में दर्द तो होगा, है ना। डाइजेशन में दिक्कत आएगी, कॉन्स्टिपेशन, सिर में दर्द होता है, और क्या, भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख होता है। ठीक है, और क्या है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर्स इन सीवियर केसेस। मतलब क्या है, अगर ज्यादा ही किसी को ज्यादा ही अटैक हो जाए तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन पे किसने अटैक किया है? साल्मोनेला टाइफी ने अटैक किया है। तो ये अटैक अगर ज्यादा घातक हो जाए तो क्या है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन यानी छेद तक भी हो सकते हैं। अब इंसान की अगर इंटेस्टाइन में ही छेद हो जाएंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। मतलब क्या है, अगर मुझे टाइफाइड है ना, मुझे डाउट है, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, थकान है, और मुझे डाउट है कि मुझे टाइफाइड तो नहीं हो गया, तो मैं कहां जाऊंगा? लैब में जाऊंगा, क्या टेस्ट करवाने जाऊंगा। किसी भी ना आपके आसपास भी होती होंगी लैब वेब, तो है ना। तो वहां पे वो कौन सा टेस्ट करेंगे? विडाल टेस्ट करेंगे, और उससे कंफर्म करेंगे कि मुझे टाइफाइड है या नहीं। और टाइफाइड में ही आपको एक महिला का नाम याद रखना है। महिला का नाम था मैरी मेलन, है ना, और गजब की महिला थी। गजब ऐसा किया इन्होंने कि इनका नाम मैरी मेलन से टाइफाइड मैरी पड़ गया था। अब टाइफाइड मैरी नाम क्यों पड़ा? देखो इनको हो गया था टाइफाइड, और ये क्या थी, पेशे से एक कुक थी, है ना, कुक थी। अब कुक है तो वो सबको खाना खिलाएगा, तो क्या है, इनको टाइफाइड था तो इन्होंने खाने के थ्रू सबको टाइफाइड खिला दिया, टाइफाइड फैला दिया, तो इसीलिए इनको टाइफाइड मैरी का नाम दे दिया गया था।
नेक्स्ट अपनी बीमारी है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड होती किसकी वजह से है? राइनो वायरसेस की वजह से। देखो जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो चीजें बताऊंगा। कॉमन कोल्ड में से पहला क्वेश्चन क्या है, किसकी वजह से? राइनो वायरस की वजह से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस किस चीज को अफेक्ट करता है? तो देखो कॉमन कोल्ड होता क्या है? जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है। तो सर्दी जुकाम में क्या है, अपनी नाक पे इफेक्ट होता है ना, नाक बहती है, नाक लाल हो जाती है, नोज पे इफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, म्यूकस बनता है, आपको पता है जुकाम में म्यूकस बनता है, रेस्पिरेटरी, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक सुपर हिट बात क्या है? सुपर हिट बात क्या है कि कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के अंदर फेफड़ों पर है ना, लंग्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज मैं निमोनिया में भी क्लियर करूंगा। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स पे फर्क पड़ता है, बट सर्दी जुकाम में क्या है, लंग्स पे फर्क नहीं पड़ता, नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही वो सीमित रह जाता है। सिम्टम क्या है कॉमन कोल्ड के? सबको सिम्टम पता ही होंगे। नेजल डिस्चार्ज, नाक से पानी बहना, सोर थ्रोट है ना, पता ही है वो गला थोड़ा रुक रुक जाना, कफ खांसी हो जाना, सिर में दर्द और थकान वकान होती है जुकाम में। ठीक है, और जुकाम क्या है, अपने आप ही 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। हमारी बॉडी कोई दवाई ना भी ले, वैसे जुकाम की दवाई लेनी भी नहीं चाहिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया। अब निमोनिया के 2 पॉजिटिव एजेंट दिए हुए हैं, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब यहां पे देखो निमोनिया क्या है, इन्फेक्ट्स अल्वियोलाई। अल्वियोलाई कहां होती है? अपनी लंग्स में। मतलब क्या है, निमोनिया है, लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर से मैं एक बात आपको यहां पे डिफरेंशिएट करा दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कॉमन कोल्ड में लंग्स पे फर्क नहीं पड़ा था, बस नाक तक और रेस्पिरेटरी पैसेज तक सीमित रह गया था इन्फेक्शन। बट निमोनिया क्या है, कॉमन कोल्ड तो यार नॉर्मल सी बीमारी है, सबको होती है, जुकाम में किसको ही क्या हो जाता है, पर निमोनिया है, इसमें तो ऐसी तैसी हो जाती है बंदे की। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये लंग्स तक पहुंच जाती है, एल्वियोलाई तक, है ना। होता क्या है, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। मतलब जो एल्वियोलाई होती हैं वो फ्लूइड की भर जाती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एल्वियोलाई किस काम आती है? अपनी रेस्पिरेशन की, है ना। अब वो फ्लूइड की भर जाएंगी तो रेस्पिरेशन में क्या है, दिक्कत आने लगती है। तो सिम्टम क्या है, निमोनिया में बहुत तेज बुखार होता है, ठंड लगती है, खांसी होती है, सिर में दर्द होता है। तो ये कॉमन से सिम्टम तो आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको पता ही होते हैं, हर जगह मिल जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुखार, ठंड, है ना, और क्या है, थकान होती है, सिर में दर्द होता है, ये वो है ना। जहां स्पेसिफिक सिम्टम आएगा वहां मैं आपको बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और निमोनिया में क्या है, इन सिवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स में टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश, है ना। मतलब क्या है, नाखून का, होठों का रंग भी नीला पड़ने लगता है निमोनिया के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अमीबियासिस, या इसी का दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री किसकी वजह से होती है? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, अमीबा नाम में ही आ गया, अमीबा अमीबियासिस। सिंपल सी बात है, कुछ भी याद करने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। अफेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन। अब मेरी एक बात आप याद करो, मैंने टाइफाइड में बताया था कि टाइफाइड में स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक होता है, बट अमीबियासिस में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन पे अफेक्ट होता है। अब सिम्टम में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। देखो लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक हो रहा है, मतलब डाइजेशन रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, अब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, है ना। मतलब क्या है, जो फीसिस बंदा पास करेगा उसमें एक्सेस म्यूकस होगा, ब्लड क्लॉट्स हो गए। म्यूकस किसकी वजह से? अमीबा की वजह से ही तो है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको सिम्टम में कुछ स्पेसिफिक फीचर बता दूं, जैसे अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ये चीजें अमीबियासिस में आप स्पेसिफिक याद रखना। अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, और एक ये स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, है ना। देखो कॉन्स्टिपेशन में कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, ये तीनों चीजें है ना। बाकी की फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये स्पेसिफिक आप याद रखना, अब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है और डायरेक्ट पूछी जाएंगी, और ये इसकी स्पेसिफिक चीजें हैं, है ना। जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं साथ में आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि यहां से दिक्कत बनेगी आपको, है ना। क्वेश्चन वहीं से स्पेसिफिक उठता है, बाकी सब चीजें इतनी कुछ नहीं है खास याद करने वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस किसकी वजह से होगी? एस्कैरिस की वजह से, नाम से क्लियर हो रहा है, एस्कैरियासिस मतलब एस्कैरिस की वजह से होगी। और एस्कैरिस क्या है? राउंड वॉर्म है, एक एनिमल किंगडम में हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना, एस्के हेलमिंथेस में। ठीक है, सिम्टम क्या है? फीवर है, एनीमिया है, इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है।
ठीक है, अब यहां पे फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिक फीचर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, इसका सबसे बेहतरीन स्पेसिफिक क्वेश्चन है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। याद रखना है एस्केरियासिस में इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। और फिर और भी आप याद रखना चाहो तो इंटरनल ब्लीडिंग एंड मस्कुलर पेन, ये भी इसके स्पेसिफिक में याद रखना है। फीवर, एनीमिया कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज पे 10 स्टार लगा लो, मस्कुलर पेन एंड इंटरनल ब्लीडिंग पे 5 स्टार हम लगा लेंगे। ठीक है, सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस। एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस, अब ये किसकी वजह से होती है? ये दो तरीके के एजेंट हो सकते हैं, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर वुचरेरिया मलाई। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स, है ना। क्या है ऑर्गन? एक तरीके से मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, जो अपनी टांगों में जो लिम्फेटिक वेसल है ना, लिम्फेटिक वेसल है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो जो टांगे होती है इंसान की, जो लेग्स होती हैं, वो इन्फ्लामेशन मतलब सूज जाएंगी और बहुत मोटी मोटी हो जाएंगी, और वो हाथी जैसी टांगे दिखने लगेंगी, मतलब एलिफेंट जैसी टांगे दिखने लगेंगी। इसीलिए बीमारी का नाम पड़ा एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इसका वेक्टर आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। वेक्टर आपको याद रखना है फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स इसका वेक्टर है बीमारी का, जो कि एक मच्छर है। ठीक है, देखो तीन चीजों में कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्यूलेक्स में कंफ्यूज नहीं होना, है ना, एनाफ्लीज में कंफ्यूज नहीं होना, एडीज में कंफ्यूज नहीं होना। क्यूलेक्स कहां पे है? एलिफेंटियासिस में। ठीक है, एडीज कहां पे होता है? अपना डेंगू में। और एनाफ्लीज कहां पे होता है? अपना मलेरिया में होता है। ये मच्छर की कंफ्यूजन आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंग वर्म्स के बारे में। रिंग वर्म्स के बारे में, ठीक है, तो कॉज्ड बाय फंजाई बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। हाँ, ये क्या है? ये वाली जो फंजाई है रिंग वर्म्स कॉज करती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, और इसके सिम्टम क्या है? ड्राई स्केली लीजन और वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प, है ना। एक तरीके से वही है, फंगस किसी को लग जाती है तो पपड़ी पपड़ी सी बनने लगेंगी उसके, जहां भी फंगस उसको लगी है। सिर में लगी है, मैक्सिमम क्या होती है? सिर में ही लगती है ना, वो झड़ता रहता है पपड़ी पपड़ी से उतर के, तो उस टाइप की चीज। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मलेरिया के बारे में। अब हम करने वाले हैं मलेरिया। तो मलेरिया में पहले हम याद करने वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम कर लेंगे समझने वाला पोर्शन। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। एक प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से। अब 3 टाइप के प्लाज्मोडियम की वजह से ये हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब फैल्सीपेरम पे मैंने रेड कलर का स्टार लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, मतलब जो सबसे डेंजरस मलेरिया होता है वो फैल्सीपेरम कॉज करता है। ठीक है, और क्या फीमेल एनाफ्लीज का लेना देना होता है मॉस्किटो का, कैसे होता है वो हम आगे देख लेंगे, सबको पता ही होता है ना। इसमें 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन और मॉस्किटो। और कैसे चाहिए ये 2 होस्ट, ये अभी हम समझ लेते हैं कि मॉस्किटो का क्या रोल है, ह्यूमन का क्या रोल है। अब करते हैं हम मलेरिया साइकिल, ठीक है। और आपको पता ही है मेरा सारा काम मैनुअल है, तो डायग्राम थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल सिंपल, कि किसी आदमी को मच्छर ने काटा, हम यहाँ से शुरू करेंगे और अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे। देखो, किसी मनुष्य को एक मच्छर ने काटा, तो मच्छर क्या करेगा? अब उस मनुष्य के अंदर क्या है? स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देगा, है ना। ये मच्छर क्या करेगा? इस मनुष्य के अंदर स्पोरोजोइड्स रिलीज कर देगा। अब ये स्पोरोजोइड्स क्या होंगे? ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे? लीवर में पहुंच जाएंगे। अब लीवर है तो लीवर में क्या होंगी? लीवर की सेल्स होंगी। तो लीवर के सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइड्स क्या है? एंट्री मार गए। देखो ये लीवर की सेल्स है, इनके अंदर एंट्री मार गए, और लीवर की सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइड्स क्या करेंगे? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक सेल के अंदर अगर ये स्पोरोजोइड्स रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, मतलब अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो सेल की तो लिमिट है ना, सेल का जो स्पेस है वो लिमिटेड है, तो ये अंदर डिवाइड करते जा रहे हैं। तो एक टाइम पे क्या करेंगे? ये सेल को क्या कर देंगे? ब्लास्ट कर देंगे, बर्स्ट कर देंगे, एक तरीके से वो सेल फट जाएगी, है ना। अब वो सेल ब्लास्ट जब करेगी तो क्या स्पोरोजोइड्स क्या है? बाहर रिलीज होंगे। अब ये स्पोरोजोइड्स जो रिलीज हुए, ये ब्लड के थ्रू ब्लड में आ जाएंगे, है ना। और ब्लड में ये किसको टारगेट करेंगे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल को टारगेट करेंगे। और बिल्कुल जैसे
जैसे लीवर सेल के साथ इन्होंने जो कार्यक्रम किया था वही ये आरबीसी के साथ करेंगे कि उनके अंदर आ जाएंगे, फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस जब आरबीसी में होती है तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हमें सिम्टम दिखने को मिलते हैं, जैसे साइकिल्स ऑफ फीवर, बार बार बुखार होगा और बाकी के सिम्टम, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे लीवर सेल ब्लास्ट कर गई थी वैसे ही आरबीसी भी क्या करेंगी, एक टाइम पे ब्लास्ट कर जाएंगे, क्योंकि इनका स्पेस भी तो लिमिटेड है, इनके अंदर ये डिवीजन होती जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएंगी तो आरबीसी से बाहर निकलेंगे, तो बाकी की जितनी आरबीसी बची ना, ये बाकी आरबीसी को भी अब इन्फेक्ट कर देंगे। अब ध्यान रखने लायक बात क्या है कि बाकी की जब आरबीसी को इनने इन्फेक्ट किया तो वहां पे क्या है, वहां पे अपनी बनेंगी क्या, सेक्सुअल स्टेजेस, है ना। मेल गेमीटोसाइट और फीमेल गेमीटोसाइट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेल गेमीटोसाइट और फीमेल गेमीटोसाइट कहाँ, आरबीसी में अपने बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये ह्यूमन के अंदर बन चुके हैं, इस मनुष्य के अंदर ये बन चुके हैं। अब देखो, अब कोई मच्छर आया और उसने इसको काटा, है ना, कोई मच्छर आया, कोई दूसरा मच्छर आया, उसने इसको काटा, तो वो इनको गेमीटोसाइट्स को क्या है, ब्लड मील के थ्रू, है ना, मच्छर तो क्या करता है, खून पीता है, तो खून के थ्रू, ब्लड के थ्रू इन गेमीटोसाइट्स को उठा ले जाएगा, ठीक है, उन गेमीटोसाइट्स को उठा ले जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लड इसके लिए तो खाना है, मच्छर के लिए तो, बेचारे के लिए तो एक खाना कहाँ जाएगा, इसके गट में जाएगा। अब इसके गट में, मॉस्किटो के गट में क्या होगी, ये मेल गेमीटोसाइट और फीमेल गेमीटोसाइट क्या बनाएंगे, आगे जाके गेमीट बनाएंगे, तो गेमीट्स के बीच में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, है ना, फर्टिलाइजेशन होगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से अपने क्या बनेंगे, स्पोरोजोइड्स बनेंगे। अब ये इसके गट में फर्टिलाइजेशन हुई और स्पोरोजोइड्स बने। अब ये स्पोरोजोइड्स कहाँ आ जाएंगे, उस मॉस्किटो के, इस मॉस्किटो के कहाँ आ जाएंगे, ये सलाइवा में आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, है ना। और सलाइवा के थ्रू ये जब किसी इंसान को, दूसरे इंसान को काटेगा सलाइवा के थ्रू, है ना, अब इसके सलाइवा में क्या है, स्पोरोजोइड्स है। अब ये किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो स्पोरोजोइड्स उसमें रिलीज कर देगा और सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन के, मैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बता देता हूँ। देखो, लीवर सेल में कैसी रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आरबीसी में यहाँ पे कैसी थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, और सेक्सुअल स्टेजेस कहाँ बनी थी, आरबीसी में बनी थी। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, मॉस्किटो के गट में होगी, ठीक है। और ये स्पोरोजोइड्स कहाँ पे होंगे, ये सलाइवा में माइग्रेट, सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट करेंगे, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, लीवर में कैसी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आरबीसी में यहाँ कैसी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल स्टेजेस कहाँ बनेंगी, आरबीसी में बनेगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, मच्छर के अंदर होगी, मच्छर के पेट में या गट में बोलो ना, पेट में तो मैं वैसे जनरल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मच्छर के गट में होगी, ठीक है। ये अपन याद रखेंगे। देखो, एडीज मॉस्किटो याद रखना, है ना, मैंने क्या बोला था, क्यूलेक्स कहाँ पे, एलिफेंटियासिस में, है ना, एनाफ्लीज कहाँ पे, मलेरिया में, और एडीज मॉस्किटो कहाँ पे, डेंगू में। मच्छरों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनिटी आखिरकार होती क्या है। देखो, आपने हिंदी में एक वर्ड भी सुना होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब क्या है इम्यूनिटी, सिंपल शब्दों में बात करें तो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर बीमारी कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर बीमारी फैला रहा है, तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ हमारी बॉडी की जो लड़ने की शक्ति है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, एक होगी इन्नेट इम्यूनिटी, एक होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट वर्ड का मतलब होता है बाय बर्थ, मतलब जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास जो इम्यूनिटी प्रेजेंट थी वो होगी इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब मैंने इस समाज में, इस दुनिया में, है ना, इस जगत में आके जो एक्वायर की, है ना, मतलब इस दुनिया में, मतलब मेरे जन्म के बाद जो मैंने एक्वायर की, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, बाय बर्थ, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, बाद में बनी है मेमोरी से, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक वर्ड यहां पे लिखा गया है कि नॉन स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इसका क्या मतलब है, तो देखो, अगर कोई मान लो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, कोई बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, फंजाई करती है, प्लाज्मोडियम या कुछ भी करता है,
तो इनेट इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होगा वो सबके लिए सेम रहेगा, बैक्टीरिया के लिए भी, वायरस के लिए भी। और बैक्टीरिया भी मान लो 50 टाइप के हैं तो 50 के 50 के लिए इसका सेम रिस्पॉन्स रहेगा। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब बैक्टीरिया के लिए अलग अटैक होगा, वायरस के लिए अलग अटैक होगा, फंजाई के लिए अलग होगा, मतलब सारी चीजों के लिए है ना अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए सेम रिस्पॉन्स, ये बात की गई। नॉन स्पेसिफिक ये है पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में, फिर डिटेल में बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो ये अपनी इनेट इम्यूनिटी है जो एनसीईआरटी में दी गई है ना। इसमें क्या है, इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। कौन से हैं 4 बैरियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन, है ना। क्या है ट्रिक, क्या है याद करने की, P2C2, समझ गए ना, ट्रिक समझ गए। P2 यानी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, C2 सेलुलर, साइटोकाइन, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब फिजिकल में क्या आ जाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है फिजिकल मतलब देखो कोई भी बैक्टीरिया मान लो मेरे हाथ पे आया यहाँ पे, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन कौन दे रहा है मेरी बॉडी में, ये स्किन है जो ये उसको प्रोटेक्शन दे रही है मेरी बॉडी को, तो स्किन हो गया एक फिजिकल बैरियर। और मान लो वो बैक्टीरिया मेरे मुंह से है ना, मेरे माउथ से मेरे अंदर चला गया, तो मेरे मान लो डाइजेस्टिव ट्रैक में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है ना, इंटरनल और जो अपने इनर ट्रैक है वहां पे म्यूकस प्रेजेंट है ना, तो वो म्यूकस इसके खिलाफ लड़ेगी, जो भी बैक्टीरिया आएगा। तो ये हो गया अपने फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल की सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूं, पेट का पानी, मुंह का पानी और आंख का पानी, है ना। फिजियोलॉजिकल में मैंने क्या बताया, पेट का पानी, पेट में पानी कौन सा होता है, पेट में स्टमक में तो एसिड रिलीज होता है, तो एसिड इन स्टमक। मुंह का पानी है ना, क्या बोलते हैं, मुंह में पानी आ गया तो वो पानी क्या होता है, सलाइवा होती है, सलाइवा इन माउथ। आंख का पानी क्या होता है, टीयर्स, आंसू होते हैं अपने, तो एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज। पेट का पानी, मुंह का पानी, आंख का पानी, सिंपल है फिजियोलॉजिकल। सेलुलर की ट्रिक की बात करें तो सिंपल सी बात है, M2N2, M2N2 क्या, मोनोसाइट, मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल्स। साइटोकाइन में अपने पास आ जाएंगे क्या, इंटरफेरोन्स आ जाएंगे। अब देखो इंटरफेरोन्स का मतलब समझते हैं, तो इंटरफेरोन्स की अंग्रेजी डेफिनेशन तो ये आपके सामने है। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से आपको इसको समझाऊंगा। देखो मेरी बॉडी में मान लो यहाँ पे बहुत सारी सेल हैं और यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, तो कोई वायरस आया और वायरस ने इस सेल पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेल क्या करेगी, इस सेल में क्या है, बेचारी में दिमाग है, ये बोलेगी कि मेरी तो जिंदगी इस वायरस ने तबाह कर दी, पर मैं बाकी की सेल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये इंटरफेरोन्स, ये प्रोटीन से सिक्रीट कर देगी जिनका नाम है इंटरफेरोन्स, है ना। जिस सेल पे वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो सेल क्या करेगी, इंटरफेरोन्स सिक्रीट कर देगी। अब ये इंटरफेरोन्स क्या करेंगे, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है ना, बाकी की सेल हैं, उनको बचाएंगे वायरल इन्फेक्शन से। समझ में आ गया, एक तरीके की इम्यूनिटी है। ठीक है, तो ये अपना इनेट इम्यूनिटी का खेल यहाँ पे खत्म हुआ। किसका, इनेट इम्यूनिटी का खेल यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात यहाँ पे करने जा रही है। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर ये आपने समझ लिया तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो मैं खुद को यहाँ एग्जांपल लेके ये आपको समझाऊंगा, ये मेरी खुद की बात हो रही है कि मेरी खुद की एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक फंडा याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का लेना देना होता है। इनेट इम्यूनिटी जब हम पढ़ रहे थे कहीं भी एंटीबॉडीज की बात हमने नहीं की थी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज का लेना देना होता है। ये बात अपने को पक्की समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो 2 टाइप की है, एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। एक बात तो क्लियर है, एक्वायर्ड मतलब एंटीबॉडी तो होगी ही होगी। ठीक है, और क्या है, एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। अब एक्टिव में क्या है, एक्टिव में क्या है, अगर मैं खुद जो एंटीबॉडीज हैं अगर मैं खुद उनको बनाऊं तो वो हो जाएगी एक्टिव, है ना। सिंपल तरीके से समझते हैं, जो एंटीबॉडीज हैं अगर मैंने खुद उनको बनाया है तो वो हो जाएगी मेरी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा क्या ऑप्शन है, अगर मुझे बाहर से वो एंटीबॉडीज दे दी जाएं, अगर एंटीबॉडीज मैंने खुद नहीं बनाई, मुझे बाहर से दी गई हैं, तो वो मेरी हो जाएगी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनके एग्जांपल से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब एक्टिव भी 2 टाइप की हो सकती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। पैसिव भी 2 टाइप की, नेचुरल, आर्टिफिशियल। सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी एग्जांपल से। देखो मान लो मुझे कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम हो जाता है। अब सर्दी जुकाम कैसे है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरली मैं उसको ठीक कर दूंगा 5
5-6 दिन में मेरी बॉडी खुद ही ठीक कर देगी, है ना। फिर से करते हैं एक बार। मान लो मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है तो 5-6 दिन बाद मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि मेरी बॉडी में क्या है, उसके अगेंस्ट नेचुरली है ना, मैं खुद ही बनाऊंगा, मैं बाहर से कोई दवाई ना भी लूं तो भी ठीक हो जाऊंगा। मेरी बॉडी ने नेचुरली उस जो जिस वायरस की वजह से वो हुआ है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। ठीक है, बन जाएंगी क्या? मैं खुद उनको बनाऊंगा, है ना। मैंने कहीं बाहर से ले ली, किसी डॉक्टर से नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लिया, खुद मेरी बॉडी ने बनाई है, मतलब एक्टिव है। ठीक है, और नेचुरली बनी है। और आर्टिफिशियल की बात करें तो जैसे टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, जैसे कोरोना की वैक्सीन ही ले लेते हैं, कोरोना की वैक्सीन, है ना। अब वैक्सीनेशन की बात की गई है, जैसे कोरोना की वैक्सीन क्यों लगवाई है सबने? कि किसको फ्यूचर में कोरोना होता है तो वो उससे लड़ सके, अपनी बॉडी जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी उसके खिलाफ बना सके। तो ये आर्टिफिशियल है कि नेचुरली वो नहीं थी, हमने जनरेट करवाई है वैक्सीनेशन करके, है ना। और बॉडी खुद ही बनाएगी वैक्सीनेशन में एंटीबॉडी, बाहर से नहीं दी गई। बाहर से सिर्फ क्या किया गया है, इम्यून सिस्टम को जागरूक किया गया है। इधर पैसिव में बात की जाए तो एंटीबॉडीज बाहर से लेनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मदर से लेनी पड़ती है IgA, है ना। जो बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, कोलोस्ट्रम जो पहला दूध पीता है, उस कोलोस्ट्रम में क्या होती है, IgA होती है ना। मतलब क्या है, बच्चे ने, मान लो मैंने अपनी मम्मी का दूध पिया था तो मेरे अंदर मेरी मम्मी से क्या आई थी, IgA आई थी, है ना। मैंने खुद नहीं बनाई, मम्मी से ली है, मतलब पैसिव है। मैंने खुद नहीं बनाई मतलब पैसिव है। और नेचुरली है, बच्चा माँ का दूध नेचुरली पिएगा ही पिएगा। और आर्टिफिशियल क्या है, मान लो मेरे को सांप काट जाए कहीं पे, मैं कहीं जंगल से जा रहा हूँ, मेरे को सांप काट जाए, है ना। अब सांप काट जाए तो जल्दी से मेरे को उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। अब क्या है, डॉक्टर जल्दी से इंजेक्शन ठोक देंगे, एंटीवेनम, है ना, जहर के अगेंस्ट जो है एंटीवेनम मेरे को लगाएंगे। ठीक है, अब सारी चीजें रिलेट हो रही हैं, उसके मैंने नहीं बनाई वो एंटीबॉडी, है ना, वो डॉक्टर ने दी है। तो पैसिव होगी मतलब मैंने नहीं बनाई। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली नहीं थी, है ना। सांप नेचुरली थोड़ी काटता है वो, है ना, हमें आर्टिफिशियल कंडीशन में ही लेनी पड़ेगी। माँ का दूध नेचुरल था। तो मेरे ख्याल से सारी बातें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स की, है ना। नाम से क्लियर हो रहा है, प्राइमरी रिस्पॉन्स मतलब पहली बार वाला, सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब दूसरी बार वाला, है ना। देखो अंग्रेजी डेफिनेशन आपके सामने है और सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मान लो कोई बैक्टीरिया है, मान लो यही ले लेते हैं, मान लो ये एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया मुझे जिंदगी में पहली बार बीमारी करेगा, पहली बार इन्फेक्ट करेगा, तो इसके अगेंस्ट मेरी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा वो पहली बार आएगा, तो वो होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये इसने मेरे को 10 दिन बीमार कर दिया अभी, है ना, और मैं ठीक हो गया, मैंने दवाई ववाई ली इसकी और मैं ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं 1 साल ठीक हूँ, 2 साल ठीक हूँ, 3 साल बाद मान लो इस बैक्टीरिया ने, सेम बैक्टीरिया ने मुझे फिर से अटैक कर दिया, फिर से बीमार करने की कोशिश की। अब क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स ज्यादा तगड़ा होगा, ज्यादा खतरनाक होगा इसके लिए, है ना। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी क्या है, इसको पहले से जानती है कि हाँ भाई तू 3 साल पहले भी आया था और तूने बॉडी का नुकसान किया था। तो क्या मेरी बॉडी ने क्या कर लिया था, इसके अगेंस्ट क्या है, मेमोरी सेल्स बना ली थी कि ये फिर से आएगा तो इस पे जल्दी से अटैक कर देंगे। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है और इससे ज्यादा खतरनाक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में, है ना। इसको एक तरीके से पहचान लेंगे ना, मेमोरी बेस्ड सेल बन गई कि पहचान लिया कि भाई तू पहले भी आया था, तूने बहुत नुकसान किया था, अब तेरे को उतना नुकसान हम नहीं करने देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट इसी में बात करेंगे हम कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो आए हैं, कि हमने बात की कि रिस्पॉन्स आया, तो ये रिस्पॉन्स आया कैसे, मतलब किसकी वजह से आया, है ना। हमने बोला था कि इस बैक्टीरिया पे अटैक किया है हमारी बॉडी ने, तो हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो इस पे अटैक कर रही हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं, जिनकी हेल्प से रिस्पॉन्स आ रहा है। इम्यून रिस्पॉन्स किनकी हेल्प से आ रहा है अपनी बॉडी में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। देखो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अराउंड ही पूरी घूमेगी। ठीक है, क्या है अब इसमें सारा खेल क्या है, मैंने क्या बोला था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी का लेना देना, एंटीबॉडी से ही सारा खेल बनता है। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का खेल इसमें चलेगा। अब आपको पूछना चाहिए कि एंटीबॉडी से चलता है या इनसे चलता है, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। देखो जो ये बी लिम्फोसाइट होती है ना, बी लिम्फोसाइट ये एंटीबॉडी बनाती है और एंटीबॉडी क्या है, आगे जाके लड़ाई करती है, सिंपल सी बात है।
बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी लड़ाई करेगी। और टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, टी लिम्फोसाइट, यहां पे ध्यान रखेंगे टी लिम्फोसाइट खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, ये क्या करती है, बी लिम्फोसाइट की मदद करती है एंटीबॉडी बनाने में। एक बार फिर से इस बात को रिपीट करेंगे कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, टी लिम्फोसाइट जो है वो खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, वो बी सेल्स की मदद करती है एंटीबॉडीज बनाने में। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सारी बातें कहां घूम रही हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के अराउंड घूम रही हैं। और बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, टी लिम्फोसाइट इसकी मदद करती है एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, अब बी सेल्स और टी सेल्स के बेसिस पे ही आप बोल सकते हो कि दो टाइप की इम्यूनिटी है ना। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया, मैं ये चीजें साफ साफ दी हैं। दो टाइप की इम्यूनिटी यहाँ पे और डिफरेंशिएट हो जाएंगी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो जो ये ह्यूमोरल वर्ड है ये आया है ब्लड से, है ना। ह्यूमोरल वर्ड है वो आया है ब्लड से, मतलब जो इम्यूनिटी ब्लड में एक तरीके से चल रही है, और ये एक तरीके से सेल मीडिएटेड मतलब सेल्स में, टिश्यू में जो चल रही है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मेनली किससे मीडिएट होगी, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, मेनली बी लिम्फोसाइट। देखो मैं फिर से आपको एक चीज याद दिला दूं कि सारी चीजें कहां चल रही थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो यहां भी वही चीजें हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मेनली किसमें इन्वॉल्व है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। टी लिम्फोसाइट मेनली किसमें इन्वॉल्व है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इसमें हो रहा है। यहां पे क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाती, वो इसकी मदद करती थी, तो इसमें क्या है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब जो है पैथोजेंस है, मान लो यही बैक्टीरिया है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मारेगा कौन, उसको मारेगा कौन, तो एंटीबॉडी उसको मारती है, क्योंकि एंटीबॉडी बना रही है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें सेल मीडिएटेड में बात करें तो इसमें कौन मारता है पैथोजन का, किलर टी सेल, है ना। जो किलर टी सेल होती है, देखो ये सारी टी सेल ही तो चल रही है, टी लिम्फोसाइट, तो किलर टी सेल पैथोजन को मारती है। एक बार फिर से करेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पैथोजन को कौन मारता है, एंटीबॉडीज मारती है ना, एंटीबॉडीज बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट। यहां पे एंटीबॉडीज ही नहीं बन रही तो मारेगा कौन है, किलर टी सेल, नाम में ही आ गया किलर मतलब मारने वाले। अब देखो लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल है। देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ह्यूमोरल वर्ड कहां से आया है, ब्लड से आया है, मतलब ये ब्लड में मीडिएट हो रही है, और कौन काम कर रहा है इसमें, बी लिम्फोसाइट कर रही है। अब ब्लड में कोई भी, मान लो ये पैथोजन है, ये ब्लड में घूम रहा है, तो बी लिम्फोसाइट इसको ब्लड में पहचान के इस पे एंटीबॉडीज का अटैक करवा देगी। ठीक है, और इधर बात करें तो इधर क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, ये मान लो अपने सेल्स के पास घूम रहा है, टिश्यू में घूम रहा है, तो हर सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं, सरफेस एंटीजन लगे होते हैं। अब वो सरफेस एंटीजन इसको पहचान लेंगे कि ये भाई मेरी बॉडी की सेल नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी की सेल्स हैं, मेरी बॉडी की हर सेल पे एंटीजन लगे हुए हैं। अब वो एंटीजन इसको पहचान लेंगे कि ये मेरी बॉडी की सेल नहीं है, ये फॉरेन है ना, बाहर की सेल है, तो इस पे अटैक होना चाहिए। ठीक है, तो किलर टी सेल अपनी काम इस पे करेंगे। अब देखो हम इतनी देर से एंटीबॉडीज का गाना गा रहे हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, तो आपको पूछना चाहिए कि आखिरकार ये एंटीबॉडी दिखती कैसी है। ठीक है, तो किसी भी एंटीबॉडी की बात की जाए तो उसके पास 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 लाइट रहेंगी, 2 हैवी रहेंगी, 2 हल्की रहेंगी, 2 भारी रहेंगी। ठीक है, तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक एंटीबॉडी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें, 1 2 3 और 4, है ना। और आप देख पा रहे हो बहुत इजीली कि 2 लाइट चेन है, देखो ये वाली हल्की है, ये वाली हल्की है, और ये 2 इसमें अब भारी चेन है। ठीक है, और इसी से इसका फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो H2L2, इस तरीके से H2 मतलब 2 हैवी चेन, L2 मतलब 2 लाइट चेन, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये चेन्स आपस में, देखो ये चेन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड मतलब डाई मतलब 2, सल्फाइड मतलब सल्फर की बात हो रही है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें आगे बहुत बेहतरीन चीजें आती हैं एंटीबॉडीज में कि एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती है। तो एंटीबॉडीज यहां पे ये अपने को पढ़नी है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और मिनिमम टाइम में सारी चीजें आपके लपेटे में आ जाएं, याद हो जाएं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, या तो ऐसे याद रख लेना, गेम लिख के GAME, गेम लिख के सेकंड लास्ट पोजीशन पे D को घुसा देना।
गेम लिख के सेकंड लास्ट पोजीशन पे डी को घुसा देना, या फिर याद रख लेना गामड़े, GAMDE गामड़े, है ना। और ये इसका ऑर्डर बनता है कि मैक्सिमम कौन सी होगी, अमाउंट की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, IgG की, फिर A, फिर M, फिर D, फिर E। ठीक है, अब इनके फंक्शन करते हैं कि कौन क्या करती है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा इसमें क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है ना। तो इसको हम याद करेंगे, हम सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, यहां पे सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखो सिंपल सी बात है, IgG जो है ना वो क्या है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है ना, सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो P4 क्या हुई, पॉपुलेशन, P4 क्या हो जाएगी, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करती है, डायरेक्ट आंसर जाएगा IgG, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं IgA की। देखो A जो वर्ड होता है वो हम ABCD करते हैं, जब अल्फाबेट्स करते हैं ABCDEFG, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A जो होता है वो पहले नंबर पर आता है ना। देखो A जो लेटर है पहले नंबर पे आता है, ABCD में पहले नंबर पे आता है। और जो कोलोस्ट्रम होता है वो क्या होता है, जिंदगी का पहला दूध होता है, पहला मिल्क होता है। तो पहला और पहला मैच हो जाएगा, मतलब IgA कहां है, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। सारी चीजें अपने आप आपको क्लिक होंगी एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, M की बात करें तो M से देखो, M से लग रहा है ना मीगा, देखो ये वर्ड होता है जो मीगा, कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत हैवी। तो हैवीएस्ट कौन सी है, IgM। ठीक है, और यहां पे इसको कैसे याद रखें, तो आपने देखा होगा ना डेसिबल, डेसिबल किसकी यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए, अपनी इकोलॉजी में भी है। तो डेसिबल से याद आ जाएगी, D से आ जाएगी IgD, और B से याद आ जाएगी B लिम्फोसाइट, है ना। ये क्या करती है, B लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। इसको कैसे याद करें कि IgE एलर्जी में प्रोड्यूस होती है, इसको कैसे याद करें, तो सिंपल सा है, एलर्जी जो वर्ड है उसमें पहले के 3 लेटर काट दो, लास्ट के 3 लेटर काट दो, बीच में बचा क्या, E बचा, तो IgE होगी एलर्जी में। सारी चीजें अपने आप क्लिक हो जाएंगी, गारंटी दे रहा हूं। एक ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन सी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। इसका मतलब सिंपल सा है, मान लो मेरी बॉडी में ये सेल है ना, तो ये सेल मेरी है, तो इसके खिलाफ मेरी बॉडी एक्शन नहीं ले रही। बट अगर मान लो मेरी ये सेल खराब हो जाए तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो बाहर से किसी दूसरे इंसान की सेल लाए और यहां पे फिट कर दी, तो दूसरे इंसान की सेल्स को मेरी बॉडी क्या है, एकदम पहचान लेगी कि ये अपनी सेल नहीं है, बाहर से आई है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो यही वाली इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन। कि मान लो किसी की किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो दूसरे की किडनी चढ़ा दी, तो ऐसा नहीं है किसी की भी उठा के चढ़ा देंगे, उसके खिलाफ बॉडी एक्शन लेगी, वही सब है इसमें। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है एलर्जी। देखो एलर्जी क्या होती है, आपने देखा होगा किसी किसी इंसान को, खासकर वो लोग जो बचपन से एसी में रहते हैं, जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना, थोड़ी सी धूल मिट्टी आई और उनको छींक मारने लग जाते हैं, है ना, मतलब क्या है, उनको धूल मिट्टी से क्या है, एलर्जी है ना। तो किसी इंसान को धूल मिट्टी, डस्ट, पोलन, माइट्स, इनसे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, अब एलर्जी में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी को डस्ट से एलर्जी है और वो बंदा डस्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन जैसे केमिकल्स का क्या हो जाएगा, बॉडी में रिलीज होने लग जाएगा। ये कौन करता है, अपनी मस्ट सेल करती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलर्जी बोल रहे हैं। एलर्जी में क्या होगा, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन का रिलीज होता है। ठीक है, और एलर्जी के सिम्टम्स क्या है, स्नीजिंग, है ना, छींक मारने, वाटरी आइज, आंख से पानी आने लग जाएगा, रनिंग नोज, नाक से पानी आने लग जाएगा, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, है ना, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एलर्जी के दौरान, एलर्जी के अगेंस्ट बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी आएगी, IgE। ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, IgE एलर्जी में होती है। ठीक है, और एलर्जी को ठीक करने के लिए कौन से ड्रग्स दिए जाएंगे, एंटीहिस्टामिन। देखो एंटीहिस्टामिन का तो लॉजिक समझ में आ रहा है, हिस्टामिन रिलीज हुआ है तो उसके एंटी देना पड़ेगा, एंटीहिस्टामिन, एड्रीनालिन, स्टीरॉइड्स। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रीनालिन, स्टीरॉइड्स रिड्यूस द सिम्टम, मतलब क्या है, एलर्जी के सिम्टम्स को ये रिड्यूस करने में मदद करेंगे। तो ये था अपना क्या था, एलर्जी। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। हाँ, बिल्कुल सिंपल है, नाम
नाम से ही कवर हो रहा है। देखो ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद का, है ना, ऑटो मतलब खुद का, इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी मतलब क्या है, खुद के अगेंस्ट, खुद की सेल्स के अगेंस्ट अगर इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मान लो यहाँ पे ये सेल है, अब ये मेरी बॉडी की सेल है और ये मेरी बॉडी को पता है कि ये मेरी सेल है, तो इन सेल्स के खिलाफ कोई भी इम्यूनिटी जनरेट नहीं होगी। बट अगर किसी जेनेटिक रीजन की वजह से या फिर और भी कोई रीजन हो सकता है, अगर मेरे में कुछ गड़बड़ी आ जाए और मैं खुद की सेल पहचाना, ना मेरी बॉडी खुद की सेल पहचानना क्या कर दे, बंद कर दे, तो मेरी खुद की सेल के अगेंस्ट, है ना, खुद की सेल के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी, इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाएगा और क्या है, वो डैमेज हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, बॉडी अटैक्स सेल, खुद की सेल को अटैक करने लग जाएगी बॉडी। ठीक है, और इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। याद रखना है, ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एनसीईआरटी में साफ साफ इसको लिखा गया है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। देखो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। क्या क्या पढ़ना है हमें, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या है, लिम्फोइड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, लिम्फोइड ऑर्गन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, ये देखने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखो लिम्फोइड ऑर्गन्स अपने दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो इनको याद करने की मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, फंडा बताता हूं। देखो अपने इसमें है जो लिम्फोइड सिस्टम है, जो भी है, यहां पे होना क्या है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को लड़ाई करनी है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, होना क्या है, अपना प्राइम टारगेट क्या है कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट लड़ाई करने वाली है किसके साथ, जो भी बाहर से एंटीजन आएगा उसके साथ लड़ाई करने वाली है। ये सिंपल सी कहानी अपनी इम्यूनिटी की यहां पे। ठीक है, अब देखो, अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, मतलब उनको लड़ाई करनी है, तो लड़ाई के लिए जो तैयार होंगी ना, तैयार मतलब डिफरेंशिएट होंगी और मैच्योर होगी। ये लिखा आ जाए ना कि डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट कहां होगा, अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। ठीक है, तो यहां वो लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी हैं अपनी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लड़ाई कहां करेंगे, कि साइट फॉर इंटरेक्शन, मतलब क्या है, जो बाहर से फॉरेन एंटीजन आएगा उसके साथ लड़ाई कहां होगी, वो जगह कौन सी है, वो है अपना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मेरी बात को समझो, जो अपनी लिम्फोसाइट्स हैं, कौन सी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, वो लड़ाई के लिए तैयार कहां होंगी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और वो लड़ाई कहां करेंगी, कौन सी जगह पे लड़ाई करेंगी, वो है अपना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और इसको अब बायोलॉजी की भाषा में बोले तो डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट कहां होगी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करेंगे, प्रोवाइड्स साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। सारी बातें अपने को समझ में आ रही हैं, जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ सारा क्लियर हो रहा है और सारी बातें याद भी हो रही है। ठीक है, अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन अपने को दो ही है, कौन से, बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी कौन से हैं, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पेयर पैचेस। ठीक है, अब यहां मजे की बातें आएंगी। देखो अपने पास क्या है, दो सेल थी, अपने पास क्या है, दो सेल थी, एक होंगी कौन सी, बी लिम्फोसाइट, और एक होगी अपने पास टी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। अब मजे की बात देखना, कंफ्यूजन से मैं आपको बचाऊंगा। देखो अब बी लिम्फोसाइट की बात करें या फिर टी लिम्फोसाइट की बात करें, दोनों का ओरिजिन कहां होगा, बोन मैरो में। ठीक है, दोनों का ओरिजिन कहां होगा, बोन मैरो में। मेरी बातों पे ध्यान देना, बी लिम्फोसाइट की बात करें या टी की बात करें, ओरिजिन कहां होगा, बोन मैरो में। ठीक है, अब मैच्योरेशन की बात करें, मैच्योर कहां पे होंगी, तो बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो। वैसे ये बी बरसा से आता है पर यहां पे ऐसे याद रखना, बी फॉर बोन मैरो, मतलब बी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होगी, बोन मैरो में, और टी फॉर थाइमस, तो टी लिम्फोसाइट कहां होगी, थाइमस में। मैं इस चीज को एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर्मेशन कहां होगी, फॉर्मेशन की जन्म कहां होगा, तो चाहे बी की बात करें चाहे टी की बात करें, जन्म होगा दोनों
दोनों का बोन मैरो में, और मैच्योरेशन का पूछ लिया जाए तो B फॉर बोन मैरो, T फॉर थाइमस। वैसे ये बी बरसा से आता है, बरसा, हाँ, पर यहां पे अपने को याद रखना है B फॉर B, T फॉर T, यहाँ पे मैच्योरेशन में। इतनी बातें मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि साथ की साथ आपको चीजें याद हो जाए। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो अपने लिम्फ नोड्स का कैसे समझना है। देखो ये सिंपल सा फंडा है इसका। देखो लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स है ना, छोटी छोटी सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं। छोटी छोटी क्या है? स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। कहां पे है? बॉडी में पूरी जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फैली हुई है, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे भी लिम्फ नोड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। मान लो पूरी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन ऐसे घूम रहा है, तो ये हर जगह पे है, हर जगह पे है। मतलब कहीं भी मान लो यहाँ वाली ने उसको पकड़ लिया, लोकेट कर लिया और आगे सिग्नल भेज दिया और इम्यून रिस्पॉन्स फिर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे कोई फॉरेन एंटीजन पकड़ा गया है ना, इसने क्या कर दिया? डिटेक्ट कर लिया, फिर उसको जनरेट कर दिया इम्यून सिस्टम को। तो ये इनका बेसिकली फंक्शन होता है। तो क्या है? वही बातें हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम में पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या है? एंटीजन से, ये एनसीईआरटी की भाषा बोल रहा हूं मैं, एंटीजन से ट्रैप इन लिम्फ नोड्स की। जो भी एंटीजन बॉडी में घूम रहे हैं वो इन लिम्फ नोड में जगह जगह पे ट्रैप, कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं, है ना। और उसके ट्रैप होते ही लिम्फ नोड क्या करेंगे कि भाई हमने एंटीजन को पकड़ लिया है और ये आगे सिग्नल भेज देंगे। मतलब क्या है? एक तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स को ये एक्टिवेट कर देंगे। अब देखो एनसीईआरटी में और भी कुछ जरूरी बातें लिखी हैं जो अपने को याद रखनी है। देखो जो थाइमस है, देखो यहाँ पे अपना थाइमस था, थाइमस का जो साइज है वो एज के साथ कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि थाइमस का जो साइज है वो एज के साथ कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। और बातें हमें थोड़ी सी स्प्लीन के बारे में भी देखने को मिलेंगी। कहां पे? एनसीईआरटी में। देखो स्प्लीन कहां पे अपना? ये है स्प्लीन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना। स्प्लीन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि स्प्लीन में मेनली क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं एंड फेगोसाइट्स होती हैं, ठीक है। स्प्लीन में मेनली लिम्फोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स हैं। अब देखो लिम्फोसाइट मतलब क्या है? एक तरीके से ये क्या है? फॉरेन एंटीजन को पकड़ सकते हैं, उन पे एक्ट कर सकते हैं, उनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्प्लीन है, मान लो स्प्लीन है, यहां पे लगा हुआ है, अपनी पोजीशन पे लगा हुआ है। जो भी एंटीजन घूमते घूमते ब्लड में घूमते घूमते आएंगे, स्प्लीन क्या कर लेगा? उनको ट्रैप कर लेगा एक तरीके से। और ट्रैप कर लेगा तो इसके साथ, इसके पास क्या है? उनको उनसे लड़ने के लिए भरपूर मात्रा में सिपाही हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं, फेगोसाइट्स भी हैं, उनसे फाइट करेगा और उनको निपटा देगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात। और क्या है? स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। ये बात तो बच्चे को पता है और बहुत ही रिपीटेड, बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है कि स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। देखो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन। तो 120 दिन के बाद जहां उनका, है ना, ग्रेवयार्ड मतलब क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होती है आपको पता है? बंदा टपक जाता है। तो बाकी की बातें आपको शायद समझ आ गई होंगी, ठीक है। और इसमें लास्ट अपना क्या है? माल्ट। इसमें लास्ट टॉपिक है माल्ट, MALT, यानी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा लिम्फोइड टिश्यू जो किसके साथ एसोसिएट है? वो म्यूकोजा के साथ। अब म्यूकोजा कहां कहां होती है बॉडी में? आप देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक में होती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक में। मतलब जो भी बॉडी में ट्रैक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक, वहां वहां पे म्यूकोजा होती है। और जहां जहां पे म्यूकोजा होती है वहां वहां पे माल्ट होता है ना। लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल, ठीक है। और क्या है? देखो पूरी बॉडी में जो लिम्फोइड टिश्यू है ना, पूरी बॉडी का जो लिम्फोइड टिश्यू है उसका लगभग 50% कौन बनाता है? माल्ट बनाता है। माल्ट यानी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एड्स, ठीक है। देखो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एक बार फिर से, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहीं से हमें एक बात पता चल रही है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या है? इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी। मतलब क्या पता चला कि एड्स जिसको हो जाती है उसमें इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। मतलब क्या है? एड्स का पहला केस कब रिपोर्ट हुआ था? 1981। एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है तो 1981 को याद रखना पड़ेगा,
ठीक है। अब देखो एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। कौन से वायरस से, HIV, सबको पता है HIV। HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। देखो ह्यूमन मतलब ह्यूमन, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब जो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी कर देगा ऐसा वायरस, ठीक है। और क्या बोला गया है एनसीईआरटी में कि जो HIV है ना, देखो वायरस का एक ग्रुप होता है जिसका नाम है रेट्रोवायरस, वायरसेस का एक ग्रुप होता है जिसका नाम है रेट्रोवायरस, और ये HIV उसी ग्रुप को बिलोंग करता है। सारी चीजें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। रेट्रोवायरस बहुत सारे वायरसेस का एक ग्रुप है और उसी पूरे ग्रुप में से एक वायरस है HIV, और HIV क्या कॉज करता है, अपना एड्स कॉज करता है। सिंपल सी बात है। अब देखो एक चीज यहां पे याद रखना कि एड्स के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, किसी को एड्स है या नहीं है वो चेक करना है तो किस टेस्ट से चेक करेंगे, एलिजा है ना। एलिजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, एलाइजा या एलिजा कुछ भी बोल लो, आपकी इच्छा है। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि एड्स किससे होता है, HIV से होता है, ठीक है। अब अपने को क्या है, मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि HIV ने एड्स को कैसे किया ना। किसी भी पर्सन को अगर एड्स है तो वो HIV की वजह से, एक वायरस की वजह से कैसे हुआ। देखो मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा और समझाऊंगा भी, एक भी एनसीईआरटी की चीज आपकी गलत नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ट्रिक्स बताऊंगा, फंडे बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो वायरस का जो बीमारी फैलाने का फंडा है उसे हमें सिंपल भाषा में समझना पड़ेगा, है ना। फिर हमें क्या है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। देखो ये आपके सामने जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। देखो वायरस का बीमारी फैलाने का फंडा क्या है, दो बातें याद रखना कि वायरस अटैक करेगा और क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अटैक मल्टीप्लाई, अटैक मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, कोई बॉडी की सेल है, ये मेरे बॉडी की सेल है मान लो, ठीक है। और यहां से वायरस आया और इसने क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको अटैक किया, ठीक है। तो ये वायरस इसका क्या करेगा, इस बॉडी की जो मशीनरी है, मशीनरी सीधा सीधा मतलब क्या है, जो रेप्लिकेट करने वाला सिस्टम है उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, उस मशीनरी का यूज करके ये वायरस अब खुद की कॉपीज बनाने लग जाएगा। मतलब ये पेंसिल है फॉर एग्जांपल वायरस, तो ऐसी 100 पेंसिल, 1000 पेंसिल, लाखों पेंसिल बनने लगेंगी इस सेल की वजह से, ठीक है। तो यही फंडा है इसका, अटैक करो और मल्टीप्लाई करो। अब बहुत सारी पेंसिल बन जाएंगी, मतलब बहुत सारे वायरस बन जाएंगे, तो ऐसी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होंगी, तो वो उनको अटैक करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा और बॉडी में नुकसान होगा, बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो यही फंडा हम यहां पे लगाएंगे, और दो सेल में लगाएंगे, एक मैक्रोफेज में और क्या है, एक टी हेल्पर सेल में। आपकी सारी एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल किसी को एड्स हो गया मतलब क्या है, उसको किस वायरस ने अटैक किया है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV ने उसको अटैक किया है, ठीक है। अब HIV कहां पे अटैक करेगा, उसको मैक्रोफेजी सेल में अटैक करेगा। अब मैंने क्या बोला था कि मैक्रोफेज, मान लो ये मैक्रोफेज है, तो इसको अटैक कर दिया और इसकी मशीनरी को अपने कब्जे में ले लिया, है ना। अब इसकी मशीनरी का यूज करके वायरस जो HIV है अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और हमें दूर से देखने में कैसा लगेगा कि जो ये मैक्रोफेज है ये बहुत सारे HIV को बना रही है। अब बहुत सारे HIV को बना रही है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, HIV फैक्ट्री बोल दिया जाता है ना। ये दूर से देखने में क्या लग रही है कि HIV की फैक्ट्री बन चुकी है, बहुत सारे HIV बना रही है ना। अब देखो मैक्रोफेज वाला हो गया क्लियर है, HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेज को क्या बोल दिया जाता है, HIV फैक्ट्री। सुपर हिट क्वेश्चन है। अब सेम चीज साइमल्टेनियसली सेम चीज ये टी हेल्पर सेल के साथ करेगा, जो वायरस है सेम चीज टी हेल्पर के साथ करेगा कि अटैक करेगा, फिर क्या है उसका मशीनरी का यूज करके खुद को रेप्लिकेट करेगा, और फिर क्या है बहुत सारी वायरस जो बन जाएंगे वो बाकी की टी हेल्पर सेल को क्या करेंगी, अटैक करेंगी, डैमेज करेंगी, ठीक है। अब टी हेल्पर याद करो, टी हेल्पर मतलब क्या है, ये एक तरीके की टी लिम्फोसाइट है, ये एक तरीके की टी लिम्फोसाइट है। अब टी लिम्फोसाइट वायरस की वजह से डैमेज हो रही है, खत्म, धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, बॉडी में कम होती जाएंगी। और टी लिम्फोसाइट अगर बॉडी में कम होती जाएंगी तो जाहिर सी बात है इम्यूनिटी कमजोर होती जाएगी, है ना। देखो टी लिम्फोसाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी अपनी कमजोर होती जाएगी, तो इसीलिए HIV क्या करता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है,
ठीक है। और इसी को थोड़ा सा और साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये अपनी बेसिकली क्या है, मैक्रोफेज है। ये जो सेल है ना अपनी, ये वाली जो सेल है ये मैक्रोफेज है। कि रेट्रोवायरस आया, रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, आरएनए है। तो रेट्रोवायरस ने क्या किया, इस मैक्रोफेज को अटैक कर दिया और इसके अंदर आ गया, है ना। देखो ये इसने क्या है, ये अपनी आरएनए को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया सेल के अंदर, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से क्या बन जाएगी, आरएनए से डीएनए बन जाएगा। देखो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ना, उससे क्या बनता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनती है ट्रांसक्रिप्शन में। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए। तो ये डीएनए बन गया। अब ये डीएनए जाके जो होस्ट जीनोम था, मतलब उसका ओरिजिनल जो जीनोम था, डीएनए था, वहां पे जाके लग जाएगा, है ना। अब ये रेप्लिकेशन होगी तो ये ऑटोमेटिकली वायरस वाला डीएनए भी उसके साथ रेप्लिकेट होता जाएगा, ठीक है। अब वहां क्या बनती जाएंगी, नई नई वायरल आरएनए, जो ये आरएनए थी ये बनती जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, फिर नए वायरस बनते जाएंगे और ये नए वायरस निकल के फिर इन्फेक्ट अदर सेल, मतलब बाकी की सेल को ये इन्फेक्ट करते रहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में, और जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैं उसको बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखो किसी भी इंसान की बॉडी में मान लो ये सेल्स प्रेजेंट है, किसी इंसान की बॉडी में ये बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या बताया गया है एनसीईआरटी में कि हर सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है हर सेल के पास, है ना। और इस प्रॉपर्टी का मकसद क्या, नाम से ही हो रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट में है, इनहिबिशन मतलब इनहिबिट करना। मतलब क्या है, जो ये सेल आपस में कॉन्टैक्ट में है, ये सेल जो आपस में कॉन्टैक्ट में है तो ये एक दूसरे को बताती रहती है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं करनी, है ना, बिना बात पे डिवीजन नहीं करनी है, लिमिट में रहना है, जितनी जरूरत है उतना डिवाइड करना है, बिना बात पे डिवाइड नहीं करना है ना। एक दूसरे को बताती रहती है। देखो कॉन्टैक्ट में है तो ये इसको बता देगी, ये इसको, इस तरीके से एक दूसरे को बताती रहती है। तो ये नॉर्मल तरीके से अपना बॉडी फंक्शन करती रहती है। बट अगर कोई सेल, मान लो ये वाली सेल अगर बगावत कर जाए, अब वो बगावत किसी भी वजह से हो सकती है, क्यों हो सकती है वो आगे बात करेंगे, रीजन क्या हो सकता है। बट अगर ये सेल बगावत कर जाए और इसके पास ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये किसी की बात नहीं सुनेगी, ये सेल इसको बोलती रहेंगी कि डिवाइड नहीं करना है, बिना बात पे डिवाइड नहीं करना है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं करनी है, बट ये सुनेगी नहीं किसी की, क्योंकि इसके पास ये प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई, ठीक है। तो इसी सेल को हम क्या बोल देते हैं, इसी सेल को हम बोल देते हैं कैंसरस सेल, है ना। पहले क्या थी, ये सारी नॉर्मल सेल थी, बट ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब ये बन गई क्या, कैंसरस सेल बन गई। तो ये किसी की बात नहीं सुनेगी और ये डिवाइड अनकंट्रोल डिवाइड करेगी और अनकंट्रोल यहां पे ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारी, देखो यहां पे बहुत सारी सेल बन जाएंगी, मतलब यहां एक मास बन जाएगा ना, एक तरीके से लंप सा बन जाएगा, मास ऑफ टिश्यू, मास ऑफ सेल्स बन जाएगा। और इसी मास ऑफ टिश्यू, ये जो यहां पे इतनी सारी सेल का जो बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर। समझ रहे हो, नॉर्मल सेल थी फिर कैंसरस सेल बन गई, कैंसरस सेल ने अनकंट्रोल्ड डिवीजन की तो क्या बन गया, मास बन गया एक, जिसको हमने बोल दिया क्या, ट्यूमर बोल दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी बातें अपनी देसी भाषा में क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब जो ट्यूमर है ये अपने पास दो टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के ट्यूमर अपने पास हो सकते हैं। कौन से, एक बिनाइन ट्यूमर, एक होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है, देखो बिनाइन ट्यूमर क्या है, मान लो हाथ में हो गया किसी को तो वो हाथ में ही रहेगा, हाथ से अलग वो कहीं नहीं जाएगा, है ना, वहीं पे रहेगा, और ये कम खतरनाक होता है, जाहिर सी बात है, वहीं पे है तो कम खतरनाक है। और मैलिग्नेंट जो है वो हाथ में हुआ है तो ब्लड के थ्रू वो कहीं पे भी पहुंच सकता है, पैरों तक पहुंच सकता है, पेट में पहुंच सकता है, दिमाग तक पहुंच सकता है। मतलब ये क्या है, एक तो रैपिडली ग्रो करता है और इधर से उधर फैल जाता है ना, स्प्रेड हो जाता है, ब्लड के थ्रू चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत खतरनाक। ये कम खतरनाक है क्योंकि ये फैलता नहीं है, ये फैल जाता है इसलिए ज्यादा खतरनाक है। और ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो फैलने वाली इसकी प्रॉपर्टी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है। मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक है, ये थोड़ा कम खतरनाक है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्सिनोजेंस की। कार्सिनोजेंस है ना, नाम से ही कवर हो रहा है। कार्सिनोजेंस मतलब ऐसे एजेंट जिनकी वजह से कैंसर होता है। कैंसर कोजिंग एजेंट को हम कार्सिनोजन बोलते हैं। अब ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बात करेंगे कि किस किस टाइप के अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब केमिकल कार्सिनोजन जैसे कि तंबाकू, सबको पता है कि तंबाकू से है ना, सिगरेट पीने से और ये सब हुक्का बीड़ी पीने से लंग कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है ना। केमिकल कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं। और क्या है, रेडिएशन से भी हो सकता है। देखो क्या है, रेडिएशन से क्या होगी, म्यूटेशन हो जाएगी, म्यूटेशन से कैंसर हो जाएगा। अब रेडिएशन दो टाइप की दी हुई है अपनी एनसीईआरटी में, बिल्कुल क्रिस्प करके लिखा है मैंने। आयनाइजिंग भी हो सकती है और नॉन आयनाइजिंग भी हो सकती है। आयनाइजिंग में क्या है, एक्सरे, गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज। नेक्स्ट कार्सिनोजेंस में ये कैंसर कोजिंग वायरस की, ऐसे कुछ वायरस भी हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है, और कैंसर कोजिंग वायरस को क्या बोला जाता है, ओन्कोजेनिक वायरस। देखो जहां पे ओन्को वर्ड आ गया ना, मतलब कैंसर से रिलेटेड है। जहां पे ओन्को वर्ड आ गया मतलब कैंसर से रिलेटेड है, तो ओन्कोजेनिक वायरस हो गए कैंसर कोजिंग वायरस। अब ओन्कोजेनिक वायरस में जीन होता है कौन सा, वायरल ओन्कोजीन। हाँ, सिंपल सी बात है, ओन्को वर्ड आ गया मतलब कैंसर के रिलेटेड, वायरल मतलब वायरस में होता है, जीन मतलब जीन है, मतलब ऐसा जीन है जो वायरस के अंदर है और कैंसर को जन्म देता है, कैंसर कोज करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ह्यूमंस में ही बात की जाए अगर, सेलुलर ओन्कोजीन, प्रोटो ओन्कोजीन, ये एक वर्ड दिया हुआ। देखो जहां पे प्रोटो वर्ड आ जाए मतलब वो इमैच्योर फॉर्म है। जहां पे प्रोटो वर्ड आ जाए मतलब वो इमैच्योर फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बोलना क्या चाहता है, देखो ये बोलना क्या चाहता है, मान लो ये वाली सेल थी, मान लो ये वाली सेल थी। ठीक है, अब इस सेल में मान लो ये जीन है। अब ये जीन नॉर्मल कंडीशन में कुछ नहीं कर रहा, हो सकता है कि इस बंदे की, जो भी ये इंसान है, इसकी पूरी उम्र निकल जाए, है ना, ये बूढ़ा हो जाए और ये जीन बेचारा ऐसा ही पड़ा रहे। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये इंसान जब 30 साल का हुआ तो कुछ ऐसे एक्सपोजर मिल गए या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई इसके साथ, है ना, इनएक्टिव पड़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट सर्टेन कंडीशन की वजह से ये जीन ऐसे थे, एक्टिवेट हो गए और उन्होंने कैंसर फैलाना बॉडी में शुरू कर दिया, है ना। तो इन्हीं को बोला गया है, क्या बोला गया है, प्रोटो ओन्कोजीन। प्रोटो मतलब इनएक्टिव है, ओनको मतलब कैंसर कोज कर सकते हैं, जीन मतलब जीन, है ना, सिंपल सी बात है, कैंसर कोज करने वाले जीन। प्रोटो मतलब थोड़े अभी इनएक्टिव है, सर्टेन कंडीशन में वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, है ना, ऑफ टिश्यू एंड ब्लड, है ना। देखो ये लगभग सिमिलर ही टर्म है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी लगभग सिमिलर चीजें हैं। टिश्यू एंड ब्लड क्या है, सिंपल सा है, मान लो किसी को भी कैंसर है तो उसको टिश्यू से, मान लो वो टिश्यू का सैंपल ले लिया जाएगा और सैंपल को लैब में चेक कर लिया जाएगा ना, उसकी ग्रोथ देख ली जाएगी, कितनी ग्रोथ है उस हिसाब से। ठीक है, डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये तो बाहर से ले लेंगे सैंपल, और इंटरनल ऑर्गन्स का मान लो लीवर में कैंसर है तो कैसे, एक्सरे का यूज होता है, सीटी स्कैन का यूज होता है, एमआरआई का। सीटी स्कैन की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कुछ ऐसी याद करने वाली बात खास नहीं है ना। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सबको पता ही होती है। रेडिएशन थेरेपी, अब यहाँ पे एक याद करने वाली बात, यहाँ छोटी छोटी बातें आएंगी बिल्कुल। देखो रेडियोथेरेपी में क्या है, देखो जिन सेल्स में कैंसर हो चुका है ना, जो ट्यूमर सेल्स है उसके सराउंडिंग की जो नॉर्मल सेल है ना, उनका ख्याल रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मेरा यहाँ पे दिल्ली में कैंसर फैल चुका है तो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है उनका ख्याल रखा जाएगा रेडियोथेरेपी के द्वारा। कीमोथेरेपेटिक ड्रग में क्या है, कैंसर सेल को ये मारेगी, ये सिंपल सी बात है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग है तो ड्रग को हम मारने के लिए यूज करेंगे। साइड इफेक्ट सबको पता होता है कैंसर में, कैंसर की दवाई से साइड इफेक्ट, है ना, युवराज सिंह का कि हमने देखा था, और कौन सी मूवी थी पता नहीं, वो हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो हेयर लॉस का सबको पता ही होता है। अब मोस्ट कैंसर में क्या लिखा हुआ है कि कैंसर, मोस्टली कैंसर्स को ठीक करने के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, सर्जरी भी, रेडियोथेरेपी भी और कीमोथेरेपी भी कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये क्या है, अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, ये हमने पढ़े थे कहाँ पे, इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़े थे कि देखो कोई भी वायरस है, अपने अंदर कोई भी वायरस है, मान लो वो कैंसर कोज कर रहा है, तो उस वायरस के खिलाफ क्या है, अल्फा इंटरफेरोन अपने रिलीज हो जाएंगे। अब अल्फा इंटरफेरोन क्या करेंगे, उस वायरस के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स। देखो मेनली अपने को 3 टाइप के ड्रग्स पढ़ने हैं, एक ओपियोइड्स, फिर कैनाबिनॉइड्स और फिर कोकेन। ठीक है, तो ओपियोइड्स के साथ हम शुरुआत करते हैं।
देखो बिल्कुल क्रिस्प तरीके से मैंने चीजें लिखी हैं ताकि आपको कहीं भी एनसीईआरटी में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब इस वाले बॉक्स पे आ जाओ। देखो ये पूरा मैंने फ्लो बनाया है जो पूरी एनसीईआरटी को कवर करेगा। देखो अब देखो जो हीरोइन होती है ना, आपने सुना होगा हीरोइन, जिसको कॉमनली हम क्या स्मैक भी बोल देते हैं, स्मैक भी बोल देते हैं ना, एक ड्रग्स होती है और इसका अब्यूज भी होता है, लोग नशे के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है एनसीईआरटी का पूरा फ्लो है ये कि हीरोइन है या फिर स्मैक है, वो कैसे मिली है, कहां से मिली है? वो मोर्फिन से मिली है ना। कि मोर्फिन की अगर एसिटाइलेशन कर दी जाए तो हमें क्या मिलती है? हीरोइन मिलती है, या फिर उसी का दूसरा नाम स्मैक। इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मोर्फिन आपको पूछना चाहिए कि मोर्फिन कहां से मिलेगी, तो मोर्फिन एक प्लांट से मिलती है जिसका नाम है पेपेवर सेमनीफेरम। ठीक है, मोर्फिन कहां से मिलेगी? प्लांट से, पेपेवर सेमनीफेरम। बिल्कुल क्लियर है, पूरा फ्लो क्लियर है, एनसीईआरटी में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। पेपेवर सेमनीफेरम से मिली मोर्फिन, मोर्फिन से हीरोइन या स्मैक। ठीक है, एसिटाइलेशन आपको यहां पे याद रखना है। बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कैनाबिनॉइड्स पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम कहां पे? कैनाबिनॉइड्स की बात करेंगे। देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बताऊंगा, थोड़ी सी यहां पे ट्रिक बताऊंगा। देखो एक तो यहां पे देखो कैनाबिनॉइड्स जब हम वर्ड बोलते हैं तो इसमें डोमिनेंट वर्ड कौन से है, डोमिनेंट लेटर जो है वो कौन से हैं? एक तो सी है और एक बी है। कैनाबिनॉइड्स है ना, एक सी एक बी। मतलब क्या है? देखो सी से अपने को क्या याद आएगा कि ये किसको अफेक्ट करता है? सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सी से याद आ जाएगा सीवीएस, अपने को याद आएगा। और बी से अपने को क्या याद आएगा? ब्रेन याद आएगा कि इसके रिसेप्टर कहां होते हैं? ब्रेन में। रिसेप्टर कहां होते हैं? ब्रेन में। इतनी बातें क्लियर है? फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इसका प्लांट कौन सा है, कौन से प्लांट से मिलता है? ये कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, ओपियोइड्स कहां से मिलते थे? पेपेवर सेमनीफेरम से। और कैनाबिनॉइड्स कहां से मिलते हैं? नाम में ही आ रहा है ना, कैनाबिस, तभी तो इनका नाम कैनाबिनॉइड्स है। कैनाबिस सटाइवा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अब देखो जो ये प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, अब इसके अलग अलग पार्ट से है ना, फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन है ना, इनसे क्या है अलग अलग पार्ट से अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं ना। और कैनाबिनॉइड्स में ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे कि मरीजुआना भी कैनाबिनॉइड्स में है, हशीश भी कैनाबिनॉइड्स में है, चरस, गांजा, ये सब कैनाबिनॉइड्स में है ना। मिले कहां से हैं? सारे कैनाबिस सटाइवा से अपने को मिले। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कोकेन, कोक या क्रैक। एक ही बात है, तीनों का एक ही बात है। कोकेन बोल लो या फिर कोक बोल लो या फिर क्रैक बोल लो। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नाम से ही हो रहा है, कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका। देखो नाम में आ रहा है कोका, कोका हर जगह आ रहा है। ठीक है, इरिथ्रोजाइलम कोका जो कहां का है? नेटिव टू साउथ अमेरिका। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेटिव टू साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका में ये प्लांट पाया जाता है, इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। मतलब क्या है? कोकेन जो है वो डोपामिन के साथ इंटरफेयर करती है। देखो बेसिकली डोपामिन क्या होता है? डोपामिन जब बॉडी में सिक्रीट होता है ना, तो बॉडी में ऐसे खुशी खुशी सी हो जाती है ना, मजा सा आने लगता है। तो ये कुछ वैसी ही चीजें करवाता है कि डोपामिन को वो रिलीज करवा देगा, तो बॉडी में क्या है? यूफोरिया की कंडीशन जैसा अपने को फील होगा। यूफोरिया मतलब होता है कि खुशी फील हो रही है, कि बिना किसी रीजन के इंसान को लगता है वो खुश है ना, हाई एनर्जी है, मतलब एनर्जी हाई रहती है और खुश रहता है ना। तो इसकी लत लग जाती है फिर इसी रीजन से। एक्सेसिव डोज कोज हेलुसिनेशन है ना। अगर कोई बंदा कोकेन की एक्सेसिव डोज ले ले तो हेलुसिनेशन भी दिखाई दे सकते हैं। हेलुसिनेशन तो समझ गए ना, आपकी दिन में तारे देखना, कि बैठे कहीं हैं और दिमाग में कोई फिल्म दूसरी चल रही है, कुछ कुछ है ना, तो इस तरीके की। और एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी वाले है ना। देखो हेलुसिनेशन वाला एक तो प्लांट होगा इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, और भी दो प्लांट दिए हुए एनसीईआरटी में कि अदर प्लांट्स विद हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी। कौन से? एट्रोपा, बेलोडोना एंड धतूरा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीजें दी हुई है। देखो यहां पे क्या दी हुई है कि इस तरीके की, वैसे तो ये नॉर्मल तो दवाई है ना, आप कुछ भी ले लो, जैसे हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया है, बंदे का ऑपरेशन होना है तो उसको बेहोश करना है, तो बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है उसको बेहोश करने के लिए, जैसे कि बारबिट्यूरेट्स हैं है ना, और भी बहुत सारी हैं, एम्फिटामिन, बेंजोडाइजेपिन, ये किस तरीके की हैं एनेस्थीसिया में, या फिर कोई डिप्रेशन का मरीज है उसके लिए दवाइयों के लिए यूज होती है। बट क्या है, जमाना थोड़ा एडवांस चला गया है, अपने बंदे थोड़े एडवांस चले गए हैं, तो इनका बंदे क्या, अब तो बंदियां भी हो सकती है ना, तो इनका क्या है गलत यूज करते हैं। गलत क्या, वही नशा वशा करने के लिए है ना, लत लग जाती है, नशा वशा करते हैं। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तंबाकू में। देखो ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां पे पढ़ोगे, पैराग्राफ में पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। यहाँ पे मैंने पूरा फ्लो बनाया है, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। देखो कोई भी तंबाकू खाता है, तंबाकू पीता है, कुछ भी है जो भी है ना, तंबाकू तो सब समझ गए ना कि तंबाकू खाना पीना जो भी है। तो तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन होता है, ये बात भी सबको पता है। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। अब निकोटीन बॉडी में जब जाएगा तो वो क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को ऊपर एक्ट करेगा, है ना। देखो पूरा फ्लो पकड़ो, तंबाकू के अंदर निकोटीन, निकोटीन क्या करेगा बॉडी में, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। अब एड्रीनल ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, यहां पे एड्रीनल मेडुला की बात हो रही है, तो एड्रीनल मेडुला कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। ठीक है, और इनका काम क्या होता है हमको पता है, हार्ट रेट को ये बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को ये बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा देते हैं, है ना। तो इसकी वजह से ये सिक्रेट हो जाएंगे, तो बॉडी में क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी और बीपी बढ़ जाएगा। तो अब आप खुद हिसाब लगा लो, कोई लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करता है तो उसकी हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होगा, है ना। अब एक लास्ट स्मोकिंग के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि जो बंदा स्मोकिंग करता है उसके खून में, उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किसको करना था, ऑक्सीजन को, बट कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ज्यादा हो गई, तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो इसने बुक कर दिया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती जाएगी। फिर से वही बात है, स्मोकिंग से बहुत नुकसान होता है, करते भी हो तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ी आसानी से हमने खत्म किया। थैंक यू, धन्यवाद।